अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बदरूहों का मस्कन का दूसरा पार्ट हाजिर खिदमत है। मज़ीद तशवीशनाक बात यह थी कि इसके बाद जॉर्ज ने कई दफ़ा फ़ादर का नंबर घुमाया, लेकिन लाइन दुरुस्त साबित होने पर भी इसका रब्ता फ़ादर से कायम ना हो सका। दूसरी तरफ मान को रात 8 बजे तक जॉर्ज को फ़ोन करता रहा, लेकिन हर बार या तो लाइन कट हो जाती या नंबर मिलते ही आवाज़ों में गुम हो जाता। फ़ादर को यकीन था कि जॉर्ज ने सिलाई वाले कमरे के बारे में इसकी हिदायत सुन ली है। इसे ना जाने एहसास क्यों हो रहा था कि 112 ओशन एवेन्यू महफूज जगह नहीं है। चुनाचे इसने मकामी पुलिस से मदद लेने का फ़ैसला किया। रात को कैथी की वालदा और भाई उनसे मिलने आ गए। 112 ओशन एवेन्यू के तमाम मकीन निचली मंजिल में जमा थे और क्रिसमस का दरख्त सजा रहे थे। अचानक ऊपर से गड़बड़ की आवाज़ आना शुरू हो गई। जॉर्ज ने सबको आराम से बैठने को कहा और खुद ऊपर चला गया। आवाज़ें दूसरी मंजिल की इसी मनहूस कमरे से आ रही थीं। जॉर्ज जब वापस आए तो पसीने में शराबोर था। तुम लोगों में से कोई सिलाई वाले कमरे में गया था? इसने छूटते ही पूछा। सब ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर क्या बात है? कैथी ने खौफज़दा लहजे में पूछा। सिलाई वाले कमरे की खिड़की फिर खुली हुई है और वहाँ बेशुमार मक्खियाँ शीशे पे चिपकी भुन भुन कर रही हैं। कैथी जर्द पड़ गई। इतने में बाहर से बहुत ज़ोर की धमाके की आवाज़ आई और साथ ही बुलंद दस्तक ने माहौल की हौलनाकियों में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया। सारे लोग अंगश्त बदन ये तमाशा देख रहे थे। कश्ती घर का दरवाज़ा है, जॉर्ज ने कहा बाहर की तरफ लपका। कैथी, ये सब क्या है आखिर? कैथी की माँ ने घबरा के पूछा। मम्मी, मुझे खुद पता नहीं क्या हो रहा है। और कैथी ने बेबसी से आंखें मूंद दी। जिस वक्त जॉर्ज बड़ी तेज़ी से कदम उठाता हुआ बाहर निकला तो एक आदमी से देख के चुप गया। ये शख्स 112 ओशन एवेन्यू का बहुत पहले से जानता था। वो सामने खड़ी एक कार में घुस गया और गौर से जॉर्ज की हरकत व सकनात का मुशाहिदा करने लगा। 25 दिसंबर उन्हें 112 ओशन एवेन्यू में मुंतकिल हुए। एक हफ़्ता गुजर चुका था और आज सुबह 3:15 बजे जॉर्ज हस्बे मामूल किसी अनजानी कुव्वत के ज़ेर असर दोबारा बेदार हो गया। इसने आंखें मली और कैथी को देखा। वो औंधे मुंह पड़ी सो रही थी। जॉर्ज ने प्यार से इसका माथा छुआ तो इसने एकदम आंखें खोल दी। वो घबरा सा गया। कैथी की आंखों में मौत रक्सा थी। इसे सर में गोली लग गई थी। वो चीखी, इसे सर में गोली लगी थी। मैं इस धमाके की आवाज़ खुद सुनी है। सुगराग रसा फ्रॉड अच्छी तरह जानता था कि कैथी खौफज़दा क्यों हो गई थी। फ्राइड फादर की दरख्वास्त पर इसके घर की निगरानी कर रहा था। वो एक बरस पहले भी वो रोनाल्ड के घर के पहरे पे मामूर था। इस रात इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रोनाल्ड की माँ को सर में गोली लगी थी इस वक्त जब वो अपने बेडरूम में औंधे मुँह सोई हुई थी। हालांकि पुलिस ने आज तक ये बात प्रेस में नहीं दी थी। जॉर्ज को फिर कश्ती घर आवाज़ें दे रहा था। इसने कैथी को तसल्ली दी और ख़ुद नीचे चला गया। हैरी से देख के गुर्राया मगर फिर चुप हो गया। सुबह का ज़िप का हौलनाक सन्नाटा चारों तरफ बिखर गया। जब जॉर्ज की नज़र अपनी बेटी मानसी के कमरे की खुली खिड़की पर खड़ी हुई पर पड़ी, वो एकदम जर्द हो गया। मानसी वहाँ खड़ी से घूर रही थी और इस के ऐन पीछे एक सुअर का चेहरा जॉर्ज को साफ नज़र आ रहा था। सुअर की अंगारों की तरह दहकती हुई आँखें भी जॉर्ज पे जमी हुई थी। मानसी, वो चिल्लाया और घर के सिमत में भागा और फ़ौरन सीढ़ियाँ फलांगता हुआ मानसी के कमरे तक जा पहुँचा। मानसी अपने बिस्तर पर औंधी मुँह लेटी थी। मानसी, इसने 2 बार इसे बुलाया मगर वो तो गहरी नींद सो रही थी। अचानक जॉर्ज के अकब में किसी चीज़ के तड़कने की आवाज़ आई। वो मज़ीद कश्ती घर की तरफ खुलने वाली खिड़की के करीब ही मानसी को झूला कुर्सी पे पड़ी थी जो अभी तक हिल रही थी। चंद घंटे बाद सुबह 9 बजे दोनों मियाँ बीवी कदरे परेशानी के आलम खिड़की के करीब मानसी की झूला कुर्सी पड़ी थी जो अभी तक हिल रही थी। 6 घंटे बाद सुबह 9 बजे दोनों मियाँ बीवी कदरे परेशानी के आलम में बावर्ची खाने में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे।
वो दोनों आला तालीम याफ्ता तो किसी आसिफ या भूत प्रेत को तस्लीम करने पे किसी कीमत पे तैयार ना थे, लेकिन जो कुछ उनके आसपास हो रहा था उन्हें इनका मुहतरिक भी समझ नहीं आ रहा था। आज सारे अमेरिका में क्रिसमस मनाई जा रही थी। जॉर्ज और कैथी कुछ देर के लिए बच्चों के पास चले गए और क्रिसमस के दरख्त के गिर्द बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे, लेकिन जॉर्ज यहाँ भी मानसी के चेहरे पर फैले किसी अनजाने साए को महसूस कर रहा था। कैथी ने फादर मानसको का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर बेसुध कोई चीज़ इनका रब्ता कायम होने से रोक रही थी। मगर क्या चीज़, ये बात न जॉर्ज और कैथी जान सके और ना ही बुखार में फूंकता हुआ पादरी। जॉर्ज का मूड आज पहली मर्तबा नॉर्मल नज़र आ रहा था। चुनाचे कैथी ने मौका गनीमत जानते हुए से कुछ शॉपिंग करने के लिए कहा। वो फ़ौरन रजामंद हो गया। बच्चों, तुम लोग अपने अपने कमरे में रहना, और हाँ देखो, सिलाई वाले कमरे में हरगिज़ ना जाना। उन्होंने जाते जाते बच्चों को हिदायत जारी की। मुझे पता है सिलाई वाले कमरे में हम क्यों नहीं जा सकते, वहाँ मेरा दोस्त जोडी जो है। मानसी ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो दोनों मियाँ बीवी शशदर रह गए। जोडी मेरे दोस्त का नाम है, मानसी ने वजाहत की, लेकिन दोनों ने इसे महज बच्ची की जहन की पैदावार समझा और बाहर चले गए। आधी रात से ज़रा पहले घर का हर फर्द सख्त सर्दी की शिकायत करने लगा। जॉर्ज ने सारे हीटर को चेक अप किया। वो पूरी रफ्तार से भड़क रहे थे, मगर कमरा किसी तौर गर्म होने में नहीं आते थे। यूँ लगता था सर्दी सारे बंधन तोड़ के इनके शरियानों का खून तक जमा डालेगी। इधर 15 मील दूर चर्च में फादर मानकोसो की आंख खुली तो वो सर्दी से कांप रहा था। इसने हीटर तेज़ कर दिया और अपने ऊपर 2-4 कंबल और डाल लिए, लेकिन सर्दी थी कि कंबल चीर के इसे मुंजमद किए जा रही थी। ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है, इसने बेबसी से सोचा और लरसते लरसते आंखें मूंद लीं। 26 दिसंबर सुबह 3:15 बजे जॉर्ज उठा, कश्ती घर का तवाफ़ किया और दोबारा सोने के बजाय आतिशदान के पास जाके बैठ गया। सारा दिन बर्फ़ की नन्ही नन्ही कल में सफ़ेद चादर में तनी रहीं। वो बच्चे अपने कमरों में खिलौने से बरसरे पैकार रहे। माहौल आज कदरे पुरसुकून था। कैथी किचन में बैठी सोच रही थी, क्यों ना कल एमी नायलॉन की सुपरमार्केट में जाकर चंद अशिया खुर्दनी ले आऊं जिनका ज़ख़ीरा बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसने अभी अपनी नोटबुक पर सेब का जाम ही लिखा था कि कमरा इसी नामानुस महक से भर गया जो कई रोज़ पहले इसने अपने बेडरूम में महसूस की थी। वो वहीं मुंजमद हो गई। इसने चारों तरफ आंखें घुमाईं। बावर्ची खाना बिल्कुल खाली था, फिर भी कोई चीज़ जो आहिस्ते आहिस्ते सिम बढ़ रही थी करीब और इसकी कुर्सी के पीछे और खौफ के मारे कैथी की ज़बान गुंग हो गई थी। और फिर एक इंसानी जिस्म ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। ये लम्स निस्वानी लम्स था और खुशबू और बोझल हो गई थी। कैथी का सर घूम रहा था। कैथी के करीब ही एक सरगोशी हुई, नहीं, मैं इसकी चीख तहरती हुई मकान के इर्द गिर्द बिखर गई। छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो घिघिया रही थी। लपेट में और शिद्दत आ गई। वही मादराना हाथ कैथी के कंधे चलाने लगा और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। बावर्ची खाने में सिर्फ हल्की सी महक बाकी रह गई थी। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट के रोने लगी। एक हाथ इसके कंधे पे पड़ा। इसने दहशतज़दा होकर आंखें खोल दी। सामने मानसी खड़ी थी। रो नहीं मम्मी, जोडी कहता है आपको रोना नहीं चाहिए। उसने बताया है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। 27 दिसंबर 26 की रात को जॉर्ज और कैथी बच्चे कैथी के भाई की शादी में शरीक होने चले गए थे। इस घर में आने के बाद ये इनकी पहली तकरीब थी। चुनाचे उन्होंने जी भर के लुत्फ़ उठाया और जिस वक्त वो घर वापस पहुँचे तो रात का 1:30 बज रहा चुका था। जॉर्ज सीधा कश्ती घर के दरवाजे को देखने गया। वो अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत कायम था। बच्चे अपने अपने कमरों में जाके सो गए और फिर इसी रात कैथी ने डोनाल्ड के घर वालों को ख्वाब में देखा। 1 बरस कबल इसी ख्वाबगाह में
एक मर्द और एक औरत बगल ही लेटे हुए थे, लेकिन मर्द इस औरत का शौहर नहीं था। ये बात कई माह बाद केती को पता चली कि मिसिस रोनाल्ड का माशूका भी एक मुकामी मुसव्विर के साथ चल रहा था, जो इसके शौहर की अदम मौजूदगी में कई बार इसके साथ देखा गया था। सुबह हुई तो जॉर्ज कई दिनों बाद दफ्तर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। वापस आके वो केथी तहखाने में चले गए ताकि वहाँ जॉर्ज के दफ्तरी मुंतकिल के सिलसिले में चंद ज़रूरी तब्दीलियाँ की जा सकें। तहखाना खासा वसी अरीज़ था। इसके एक जानिब ऐन इस जगह पे जहाँ सीढ़ियाँ उतरती थीं, चंद लकड़ी की अलमारियाँ थीं। जॉर्ज ने कैथी को अलमारियाँ साफ़ करने पे लगा दिया और ख़ुद फर्नीचर इधर उधर करने लगा। जॉर्ज कैथी की घबराई हुआ सुनाई दी। वो फ़ौरन मुड़ा। देखो, ये तख्ता ऊपर उठ सकता है। इसने अलमारी की तरफ अतराफ़ में लगे तख्तों की तरफ इशारा किया। जॉर्ज ने वहाँ जाके गौर से देखा तो एक दराज नज़र आई। इसमें हाथ डाल के इसने ज़रा सा ज़ोर लगाया था कि इन दोनों के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। सीढ़ियों के नीचे खुफिया कमरा था जिसका इल्म उन्हें आज तक नहीं था। वो दोनों कमरे में दाखिल हो गए। एक अजीब बात यह थी कि सारे कमरे में एक भी चीज़ ना थी और इसके चारों तरफ सुर्ख रौन किया गया था। ये बू, जॉर्ज ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, यह बू तो यूँ लगता है जैसे इंसानी खून की हो। और वो दोनों दहशत ज़दा से बाहर निकल आए। दरवाज़ा बंद करते वक्त जॉर्ज को यूँ लगा जैसे इसने तख्ते पे कोई शबी बनी देखी, और ये बात इसे बाद में पता चली कि वो शबी रोनाल्ड की थी। 28 दिसंबर आज इतवार था और फादर मानकोसो ख़ुद को कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। इसने सुराग रसा फ्रेड को बुलाया और इससे गुज़िश्ता बरस होने वाले 112 ओशन एवेन्यू में कत्ल आम की पूरी तफसील सुनी और फिर इससे दरख्वास्त की कि इसके ज़ाती ख़याल में ये घर माकूल फ़तरत मखलूक़ात का मरकज़ हो सकता है। इसलिए वो किसी सार्जेंट की ड्यूटी लगाते ताकि जॉर्ज के ख़ानदान को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। सुराग रसा फ्रेड ने हामी भरी और एमी नाइलॉन की तरफ चला आया। 112 ओशन एवेन्यू के करीब ही एक रेस्टोरेंट के सामने से गुज़रते हुए ठिठक सा गया। सामने एक शख्स रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहा था। इसका हुलिया और चाल ढाल बिल्कुल रोनाल्ड जैसी थी। रेस्टोरेंट वीरान पड़ा हुआ था और ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले कहीं गायब थे। एक बूढ़ा मुलाजिम काउंटर के पीछे बैठा ऊँघ रहा था। गाहक आते देख के वो चौकन्ना होकर बैठ गया। जॉर्ज ने एक स्टूल खींचा और विस्की का ऑर्डर दिया। बूढ़े ने जाम इसके सामने रखा। इतने में जॉर्ज हेड उतार चुका था। बूढ़े ने इसके चेहरे पे नज़र डाली तो वहीं साख्त हो गया। आप वो हकला रहा था। भाई, मैं जॉर्ज हूँ और तुम्हारे कस्बे में नया आया हूँ। जॉर्ज ने बूढ़े की परेशानी दूर करते हुए इत्मीनान से कहा और विस्की की चुस्कियाँ लेने लगा, लेकिन बूढ़ा अजीब बेचैनी में मुब्तला था। वो बार बार जॉर्ज का चेहरा देखता। आखिरकार जब जॉर्ज पैसे देके जाने लगा तो बूढ़ा रह ना सका, पूछ ही बैठा, वहाँ कहाँ रहता है? 112 एवेन्यू। ये कह के जॉर्ज बाहर निकल आया और बूढ़े को ना देख सका जिसके हाथ से शीशे का जाम गिर के चूर हो गया था और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। केथी ने कलाई की घड़ी पे नज़र डाली। दोपहर के 4 बजे थे। जॉर्ज अभी तक वापस नहीं आया था। इसने सामने पड़े बुत को देखा। मिट्टी से बना हुआ शेर का बुत जिस पे खूबसूरत रोगनी धारियाँ पड़ी थीं और वो जॉर्ज गुज़िश्ता क्रिसमस के मौके पे घर लाया था। ये क्या! अचानक शेर अपनी जगह से खिसकने लगा और सैम्यूल केथी पसीने में शराबोर कमरे में आ गई। 29 और 30 दिसंबर पीर की सुबह जॉर्ज नींद से बेदार हुआ तो इसका टखना सूजा हुआ था। रात वो मिट्टी के शेर पर से फिसल गया था। जूं ही ना जाने कैसे ज़मीन पे पड़ा रह गया था। लेकिन जो बात मुसलसल केथी को परेशान कर रही थी वो ये थी कि जॉर्ज के टखने पे दांतों से काटने के वाज़े निशानात मौजूद थे। आज जॉर्ज को अपने दफ्तर भी जाना था, चुनाचे वो नाश्ता ख़त्म करके ही निकल गया। दोपहर तक वो दफ्तर में कामों में उलझा रहा। वापसी पर मामा इसके जहन में गुज़िश्ता बरस 112 या ओशन एवेन्यू में होने वाले कत्ल आम का ख्याल आया।
इसने कार का रुख मकामी अखबार दफ्तर की तरफ मोड़ दिया और चंद ही लम्हों बाद वो रिकॉर्ड पर झुका हुआ था। रिकॉर्ड से जाहिर होता था कि कत्ल का वक्त सुबह 3 बजे से 3:30 बजे का था। एन इसी वक्त जब खुद जॉर्ज किसी अनजानी ताकत से मगलूब होकर जाग उठता था, वो खौफजदा हो गया और इस वक्त तो वो तकरीबन हवास बाख्ता हो गया जब वापसी पे इसके कार का एक पहिया अचानक अलग हो गया। वो बेहद आहिस्ते ड्राइविंग कर रहा था, वरना ख़तरनाक हादसा भी पेश आ सकता था। इसने नीचे उतर के देखा, पहिए के बोल्ट बिल्कुल सही सलामत है, मगर ये अलग कैसे हुआ? इस सोचने से पागल बना दिया। मंगल की सुबह जब फादर मानसी को बेदार हुआ तो ये देख के हैरान रह गया कि इसके दोनों हाथों पे सुर्ख आंवले पड़े हुए थे। इसने आंवलों को छूने की कोशिश की तो मारे दर्द के तड़प उठा। इसका बुखार दोबारा तेज़ हो गया था और फादर का सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। एक रोज़ पहले इसने अपने हाथों में सुर्ख निशानात देखे थे, लेकिन ये समझ के उन पर तवज्जो नहीं दी। हो सकता है ये भी बीमारी की अलामात हों, लेकिन अब तो वो बाकायदा आंवले बन चुके थे। जॉर्ज और फादर दोनों बदरूहों और आसेब ज़दा घर पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त वो दोनों मामलात और वाक़यात की अकली वजूहात पेश करने से कासिर थे। इसी दौरान जॉर्ज को एक मकामी दफ्तर से इत्तला मिली कि सदियों पहले एमी नाइलोन में दरिया के किनारे आबाद इंसान इस जगह को पागल अफराद के लिए मखसूस रखते थे। वो पागलों को बंद कर देते थे, हत्ता कि वो दम तोड़ देते, फिर इनकी लाशें दरिया में फेंक दी जाती थी। लेकिन महज ये बात साबित नहीं करती कि उनका घर आसिफ ज़दा है, और जॉर्ज ने इस ख्याल के बातिल साबित करने का तहिया कर रखा था। 31 दिसंबर आला सुबह कहती अपनी बेटी के साथ बाहर टेरिस में आ गई। रात भर बर्फ़बारी होती रही थी और सारे माहौल ने सफ़ेद जामा पहन रखा था। जॉर्ज आतिशदान के सामने बैठा शोलों को घूर रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों माँ बेटियों को भी अंदर आना पड़ा। बर्फ़ दोबारी गिरना शुरू हो गई थी। सुबह देर तक फादर मांस को अपने हाथों को देखता रहा। आंवले कल रात फूट कर बह रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह सिर्फ सुर्ख निशानात रह गए थे। वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। बशिप इसकी खबर लेने आया तो इसने अपने हाथ छुपा लिए। न जाने वो क्यों नहीं चाहता था कि इसके ये बदसूरत हाँ दूसरे लोग भी देखें। इससे एमी नाइलोन के इस घर पर गुस्सा आ रहा था जिसमें अब जॉर्ज मुकीम था। वो बेबस होकर स्लिप के आगे झुक गया और बाहें फैला दी कर बड़ी आजिज़ी से दुआ मांगने लगा। दुआ के दौरान इसका दर्द का एहसास ज़ाहिर हो गया और बाद में जब इसने अपने हाथों को देखा तो इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। आंवले और निशानात गायब हो चुके थे और आज की रात जश्न की रात थी। साल नौ का आगाज़ जश्न। लेकिन जॉर्ज और केती इस कदर परेशान थे कि मुस्तकबिल करीब में खुशी का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने रात गए तक आतिशदान के सामने बैठने का फ़ैसला किया और बातें करके वक्त गुजारने लगे। जूं रात गुजर रही थी, गिरजाघर के एक कमरे में फादर मास्को बेचैन और अस्तराब के आलम में टहल रहा था। इसके हाथ अचानक ही दर्द करने शुरू हो गए और अब तो 1-2 जगह वही पुराने मनूस आंवले भी नमदार हो चुके थे। इसने बिला ताख़िर डॉक्टर को बुला भेजा। फादर, आप किस चीज़ के बारे में मुस्तरिब तो नहीं? डॉक्टर का सवाल इसे अजीब सा लगा, मगर जब डॉक्टर ने यह बताया कि इज़्तिराब और मुसलसल परेशानी के आलम में कई जल्दी अमराज जन्म ले सकते हैं तो वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया। रात और आगे बढ़ गई। आतिशदान के सामने केती और जॉर्ज टीवी देखने में मसरूफ़ थे। रात के ठीक 12 बजने से चंद लम्हे कबल अनाउंस सेकंड गिनने लगा। 1, 2, 3 और फिर उल्टी गिनती 9, 10, 8, 7। अचानक केती की निगाहें सामने लपकते हुए शोलों पे जम गई। खौफ और दहशत ने इसकी ज़बान गुम कर दी। वो सामने बैठे जॉर्ज को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इसके सारे अल्फाज गुम हो चुके थे। शोले लपकते ने इसकी नज़रों के सामने एक गैर इंसानी मखलूक की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके सर पे 2 बड़े बड़े सींग उगे हुए थे और लपकती हुई कई ज़बानें इधर उधर पड़ रही थी। इसे लगा ये मखलूक इसकी तरफ बढ़ रही है।
कमरे में एक हौलनाक चीख बुलंद हुई और केती का सारा जिस्म अकड़ गया। जॉर्ज ने घबरा के शोलों की तरफ देखा। एक सुर्ख आंख से मुसलसल घूर रही थी। यकम जनवरी। दोनों मियाँ बीवी रात 1 बजे तक सो नहीं सके। अभी उनकी आंख लगी चंद ही मिनट गुजरे थे कि उनकी आंख खुल गई। उनके चारों तरफ दहशत और हौलनाकी रक्स कर रही थी। कमरे की सारी खिड़कियाँ खुद ब खुद खुल चुकी थीं। उनके कंबल कई कटी फिटी हालत में ज़मीन पर पड़े थे और कमरा मौत का सतखाना बना हुआ था। दोनों सहमे हुए उठे। केथी कंबल और चादरें इकट्ठा करने लगे और जॉर्ज बार बार खुली हुई खिड़कियाँ बंद करने से बरसरे बेकार था। वो दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ा। इसकी नज़र ऊपर उठ गई। सिलाई वाले कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। वहाँ से रोशनी छन रही थी। वो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ कमरे में जा पहुँचा। रोशनी गायब थी। मानसी का कमरा बंद था और हवा चलना बंद हो चुकी थी। लेकिन सारे घर में हड्डी मुंजमद करने वाली सर्दी का पहरा था। केती अपनी बेटी को देखने इसके कमरे में गई। ये कमरा गैर मामूली तौर पे गर्म था। मानसी आराम से सो रही थी। अचानक केती को कमरे में किसी मुहतरक चीज़ की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। मानसी की कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। इतने में जॉर्ज भी वहां आ पहुंचा। कुर्सी और तेज़ी से हिलने लगी। वो कुर्सी की तरफ बढ़ा। कुर्सी एकदम बिल्कुल सख्त हो गई। बच्ची को फ़ौरन नीचे ले चलो, इसने केती को कहा। खुद बाहर निकल गया। फिर बाकी रात कदरे सुकून से गुजर गई। सुबह हुई तो केती के बोझल दिल से रात के वाक़यात ने बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। इसने फ़ादर से रब्ता करने की फ़ैसला किया और नंबर घुमाना शुरू किया। दूसरी तरफ घंटी बजी। अचानक केती का कमरा इस महक से लबरेज हो गया। इसका जिस्म खौफ के शिकंजों में जकड़ गया। फ़ादर के फ़ोन की घंटी बजी तो वो फ़ौरन लपका और रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ खामोशी थी। केती ने महक महसूस करते ही फ़ोन बंद कर दिया था और कमरे से बाहर निकल गई। शाम को जॉर्ज मार्केट से वापस आया तो इसने इकट्ठा बैठ के चाय पी। वो आज कदरे नॉर्मल थे, लेकिन जब वो रात को ख्वाबगाह में गए तो केती की लर्ज़ाखेज़ चीखों ने सारा घर सर पे उठा लिया। इसने सर उठा के जॉर्ज के पीछे नज़र डाली। वहाँ 2 सुर्ख आंखें इसे घूर रही थीं। जॉर्ज ने इसे संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। वही आंखें अब इसकी तरफ मुतवज्जे थीं। बत्ती जली तो आंखें गायब हो गईं। जॉर्ज गुस्से से पागल हो गया। इसने दराज से भरा हुआ पिस्तौल निकाला और टॉर्च लेके बाहर निकल गया। टॉर्च की रोशनी दीवानों की तरह इधर उधर टकरे मार रही थी। फिर जॉर्ज को पाँव के निशानात भी मिल गए जो इनके घर से शुरू हुए और दूर बर्फ़ में जाकर गुम हो गए। लेकिन ये इंसानी पाँव के निशान नहीं थे। ये किसी जानवर के सींगों के निशानात थे, बल्कि किसी सुअर के। 2 जनवरी सुबह उनके गैराज का हनी दरवाज़ा टूटा हुआ था और सुअर के पाँव के निशानात पर ख़त्म हो जाते थे। जॉर्ज इस मसले में उलझा दफ्तर जा पहुंचा। वहाँ भी फुर्सत के लम्हात में यही बातें सोचता रहा। शायद बर्फ़बारी की वजह से बच्चों के स्कूल अभी तक नहीं खुले थे और वो घर ही पे थे। केथी कमरों की सफाई में मसरूफ़ थी कि अचानक इसी महक ने इसे मुंजमद कर दिया। वो हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल हो गए, लेकिन लम्स बेहद खुरदुरा था और इसे अपनी तरफ खींच रहा था। खौफ के मारे इसकी घिघी बन गई। वो तड़प उठी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। लम्स ढीला पड़ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक इंतहाई नागवार तेज़ बू सारे कमरे में सरात कर गई और केती को दोबारा किसी ने थाम लिया। ये लम्स इसके लिए मानूस था। केती को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे 2 गैर मरई ताकतें एक ही वक्त में इसे हासिल करना चाहती हों। फिर वो बेहोश हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब का